नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता विदेश, प्रवक्ता हिंदी। आज आपको हिंदी विषय अंतर्गत काव्यांजलि में बूंद टप की एक नभ से इस कविता को पढ़ाऊंगी। इस कविता में हम जिन बिंदु का अध्ययन करेंगे उसमें कवि परिचय, उसका युग का परिचय, कठिन शब्दार्थों के साथ व्याख्या, सारांश और गृह कार्य, ये हम कार्य करेंगे आज। तो देखिए, बूंद टप की एक नभ से ये कविता जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जीवन काल 1914 से 1985 तक रहा, उनके द्वारा लिखी हुई ये कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवादी कवि थे। प्रयोगवादी कविता के साथ साथ इन्होंने नई कविता का दौर भी देखा है। ये प्रयोगवाद के एक सशक्त हस्ताक्षर रहे। इन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का कुशल संचालन किया। इसके साथ ही ये ऑल इंडिया रेडियो पर भी अपनी सेवाएं देते रहे। इन्होंने गांधी मंडल नामक संस्था को भी अपने रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन किया। इन्होंने जो प्रयोगवादी कवि के रूप में इनको जो जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं, प्रयोगवादी जो कविता थी वो छायावाद का एक प्रतिक्रिया स्वरूप जो हमारे समक्ष आता था। छायावाद की प्रतिक्रिया थी ये, क्योंकि छायावाद में कल्पनाशीलता इतनी अधिक हो गई थी कि साहित्य उकताने लगा था उस कल्पनाशीलता से। तो उसका जो उसकी प्रतिक्रिया हुई प्रगतिवादी युग में, और उसके बाद प्रगतिवादी युग के बाद में जो है एक विषय के साथ नया ट्रीटमेंट शुरू हुआ, एक नई शैली का विकास हुआ, जिसमें छोटे छोटे विषयों को लेकर के छोटी छोटी कविताएं लिखी जाने लगी। इससे पूर्व हमने देखा कि बड़े बड़े जो महाकाव्य लिखे गए उसमें राधा कृष्ण, उर्मिला, यशोधरा, महात्मा बुद्ध, राम, सीता, कई इस तरीके के जो हमने कामायनी, इस तरीके के महाकाव्यों को देखा था छायावादी काल में या इस तरीके द्विवेदी युग में, इससे पूर्व। लेकिन ये सब जो प्रगतिवादी युग था, उसके बाद प्रयोगवादी युग आया, उसमें विषय को लेकर के सबसे ज्यादा और उसके प्रयोग को लेकर के सबसे ज्यादा नए नए प्रयोग किए गए कि किस तरीके से विषय उठाया गया। एक बहुत ही सामान्य वर्ग से बहुत ही यथार्थवाद को दृष्टि में रखते हुए विषयों को उठाया गया। पहले अगर हम देखते हैं कि पहले हमने एक पूरे वर्षा ऋतु का वर्णन किया, तो हमने प्रयोगवादी युग में एक बूंद के ऊपर कविता लिखी। यदि हमने इससे पूर्व जो जितने भी युग देखे उसमें हमने देखा अगर पूरी की पूरे जो है प्रकृति का चित्रण किया गया, प्रकृति के ऊपर लेकर के बड़े बड़े जो है उनके सौंदर्य को लेकर के बातें करी गई, तो इसमें हमने एक छोटी सी पत्ती के ऊपर कविता लिख दी, छोटे से जड़ के ऊपर, तने के ऊपर कविता लिखी। बड़े बड़े जो पहले हमारे विषय बनते थे राम सीता, लेकिन अब एक दीनहीन कमजोर मजदूर हमारा जो था वो एक विषय बना। तो ये प्रयोगवादी कविता की विशेषता रही। इसके साथ साथ ही प्रयोगवादी कविता में अति यथार्थवादी दृष्टिकोण हमने देखा, व्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश देखा, जो व्यवस्थाएं थी उनके प्रति आक्रोश देखा, और व्यक्तिवादिता देखी हमने हर कविता में कि व्यक्ति अपनी तरह से सोच रहा है, अपनी तरीके से लिख रहा है, अपनी तरीके से कार्य को कर रहा है। तो व्यक्तिवाद देखा हमने इसमें। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी, जो हमें भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में भी दिखाई देती है, वो था कि उपमानों का नए तरीके से नए उपमानों को लेकर के आया गया, साहित्य में लाया गया, और उपमानों की नूतनता को हमने जो है प्रयोगवादी कविता में, नई कविता में देखा। तो जो भवानी प्रसाद मिश्र थे वो प्रयोगवादी कविता और नई कविता के दोनों का दौर इन्होंने देखा, और इनकी कविता में दोनों की ही खूबियां मिलती हैं। तो बूंद टप की एक नभ में ये कविता जो है वो उपमानों की नूतनता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसे हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें
भवानी प्रसाद मिश्र को हमने देखा, इनका जन्म जो था वो प्रयोगवादी और कवितावादी के युग के समय में हुआ था। इनका जीवन काल पूरा उसमें हिंडोले जो है ले रहा था। तो इनकी कविता में दोनों तरीके की विशेषताएं देखी गई। ये जो प्रस्तुत कविता है, इसमें हम देखेंगे कि एक प्रकृति की छोटी सी घटना, बहुत छोटी सी घटना, बूंद का टपकना, उस पर कवि ने जो है विभिन्न उपमानों के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कविता को लिख करके पाठकों के समक्ष दिया है। ये बूंद टपकी एक नभ में ये दूसरे सप्तक, तार सप्तक में छपी हुई, प्रकाशित हुई ये कविता है। तो देखते हैं, अब हम इस कविता को देखते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे, कठिन शब्दों के साथ इसकी व्याख्या देखेंगे। बूंद टपकी एक नभ से, बूंद टपकी एक नभ में किसी ने झुककर झरोके से कि जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को कस दिया हो, ठगा सा कोई किसी की आंख देखे रह गया हो, आकाश से अनायास ही अप्रत्याशित एक बूंद टपकी। ये ऐसी घटना थी कि जिसका कोई पूर्व जो है निर्धारण नहीं था, ऐसा नहीं था कि ये घटना हो जाएगी, यानी कि कोई बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन अचानक एक बूंद टपकी। किसी ने तो कैसा प्रतीत हुआ, कवि कहता है कि ऐसा लगा मानो किसी ने झरोखे से, खिड़कियों से झांक करके जैसे हंस दिया हो। अभी तक कोई कठिन शब्द नहीं आया है। नभ माने आकाश होता है। जैसे जैसे शब्द आते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी कि मानो ऐसा लगा अचानक जब बूंद आई कि किसी ने झरोखे से एकदम झुक करके देखा और मुस्कुरा दिया। जिसने उस झरोके को मुस्कुराते हुए देखा था, उसे इस घटना का कोई भी एहसास नहीं था, कोई भी एहसास नहीं था। और कि जैसे हंस दिया हो और हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को कस दिया हो, कस दिया हो मतलब पकड़ लिया हो उसको, कि और जिसने झुक करके देखा, झरोके से झांका, किसी ने देखा उसको, और उस देखने वाले जो मुसाफिर है, यहाँ पर हम कहेंगे वो प्रेमी हृदय मुसाफिर है, पथिक का क्योंकि आगे देखेंगे हम शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रेमी हृदय मुसाफिर को जब झरोके से प्रेयसी ने, सुंदरी ने झांक करके देखा, तो उसे कोई भी यहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की कोई भी सुंदरी इस तरीके से आएगी और अचानक झांक करके देखेगी। तो वो एकदम ठगा सा रह गया कि हंस रही सी आंख ने जैसे किसी को वो बंध गया उस दर्शन में, वो उस सौंदर्य पूर्ण सौंदर्य से लबालब वो दर्शनों में वो पथिक जो था, वो प्रेमी हृदय मुसाफिर जो था, वो एकदम कस के बंद करके रह गया और किसी को कस दिया हो और ठगा सा कोई किसी की आंख देखे रह गया हो, और वो मुसाफिर बंध गया उस दर्शन में और उस चीज को देखते ही रह गया कि ये घटना कैसे घटित हो गई। उस बहुत से रूप को, रोमांच को रोके सह गया, रोमांच को, आनंद को। रोके का मतलब यहाँ आंसुओं वाला रोके नहीं है, मतलब रोके का मतलब आप सहन करके रह गया हो। तो एक तो वो ठगा सा रह गया और उसके बाद वो कोई प्रतिक्रिया बिना किए ही इतना सुंदर उसके सामने जो परिदृश्य आया था, इतना सुंदर उसके सामने वो रूप और सौंदर्य जो था, जिस मुस्कुराहट जो थी, उसको देख करके वो अपने रोमांच को, अपने भीतर के आनंद को रोक करके सह गया, उसको अंदर ही अंदर महसूस करके रह गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया क्योंकि वो ठगा सा रह गया था। बूंद टपकी एक नभ से, एक बूंद टपकी पहले, तो मुसाफिर ने ऐसा महसूस किया कि झरोकों से किसी ने मुस्कुरा करके देखा और मुस्कुरा करके देखा और उस मुसाफिर जो था उसमें बंध गया। अब फिर दोबारा एक बूंद टपकी, बूंद टपकी एक नभ से, फिर से ये घटना घटित हुई और अगले उपमान को कवि ने फिर प्रस्तुत किया। और जैसे पथिक छू मुस्कान चौके और घूमे, मुसाफिर ने देखा मुस्कुराहट, उसके बाद महसूस किया उसको और फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन फिर से दोबारा उसके पास मुस्कुराहट आई, यानी कि फिर से एक बूंद टपकी। अब पथिक ने कैसा महसूस किया
और जैसे पथिक छू मुस्कान, उस मुस्कान के थोड़ा करीब गया। पहले तो उसको अचानक सा महसूस हुआ था, लेकिन जब दोबारा हुआ तो उसने उस मुस्कुराहट के, उस सुंदरी के उस मुस्कुराहट के सानिध्य को महसूस किया, सामीप्य को महसूस किया। छू मुस्कान चौंके, और फिर वो चौंका कि एक बार तो अप्रत्याशित हो सकता है, अचानक ही वो मुस्कुरा दी हो, लेकिन फिर दोबारा वो मुस्कुराई है, इसका मतलब तो वो चौंका, इसका मतलब कुछ है, वास्तव में आगे भी कुछ बारिश हो सकती है। छू मुस्कान चौंके और घूमे, वो चौंका और फिर से घूमा उस मुस्कुराहट को देखने के लिए। आंख उसकी जिस तरह हंसती हुई सी आंख चूमी, और दोनों हृदयों में, उस सुंदरी और उस पथिक प्रिय के हृदय में आपस में एक तारतम्य बैठ गया, एक संबंध स्थापित हुआ उस मुस्कुराहट के और उस दर्शन के माध्यम से, उन आंखों के माध्यम से। और वो ने क्या स्थिति हुई उनकी? छू मुस्कान चौके और घूमे, आंख उसकी जिस तरह से हंसती हुई सी आंख चूमी, और उसने ऐसा प्रतीत महसूस किया कि वो मुस्कुराहट वाला जो चेहरा था वो अब उसके इतने करीब आ गया, इतना परिचित सा हो गया कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि अब ये प्रेम की अतिवृष्टि होने वाली है, इतना सामीप्य उसने महसूस किया। और उस तरह मैंने उठाई आंख, बादल फट गया था। और उसके पश्चात उसने पुनः एक बार सोचा कि मैं इसको क्या करूं, फिर से उस दर्शन के को से लाभान्वित हूं, उस दर्शन के आनंद को उठाऊं। लेकिन उस समय तक स्थिति क्या हुई थी? उस तरह मैंने उठाई आंख, मैंने घूमा, यानी कि उस पथिक ने घूमा और फिर से उस दर्शन को पाने के लिए उसने प्रयास किया। लेकिन उस समय तक क्या हुआ था? बादल फट गया था, यानी कि जो बूंद थी, उस जो बादल थी आकाश में बदली थी जिससे वर्षा हो रही थी, वो बदली वहां से हट चुकी थी, यानी कि वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो था वो वहां से हट चुका था। और चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। चंद्रमा पर से जो बादल जो थे, चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र जो था, चंद्रमा के पर जो बादल जो छाए हुए थे वो थोड़ा हट गया था, यानी कि वो हट चुके थे। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो सुंदरी ने अपना चेहरा उठा करके, चेहरे के घूंघट को उठा करके अब मुस्कुरा करके उस पथिक को देखा था, अब वो मुस्कुराता हुआ सा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। चंद्र पर आता हुआ सा अब्र थोड़ा हट गया था। उस तरह मैंने उठाई आंख, बादल फट गया था, यानी कि उस सुंदरी ने अपने घूंघट को हटा दिया था। उस घूंघट के हटने से चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब ये है कि अब सुंदरी का मुख जो था, उस प्रेयसी का मुख जो था वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था, उसकी सुंदरता स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। और चंद्र पर आता हुआ सा अब्र, चंद्रमा के ऊपर जो बादल छाए हुए थे वो थोड़ा हट गए थे, यानी कि उसकी सुंदरता जो थी, सौंदर्य उसका स्पष्ट दिखाई देने लगा था, थोड़ा सा हट गया था। तो इस तरीके से दूसरे उपमान में कवि ने दो तुलनाओं को किया। बूंद टपकी एक नभ से, ये कि जैसे आंख मिलते ही झरोखा बंद होले, और नूपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद होले, उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक, और पानी के हजारों बूंद तब आए अचानक। देखिए तीसरी बार फिर बूंद के टपकने का, यानी कि बारिश का सुखद एहसास जब हुआ तो बूंद टपकी एक नभ से, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे आंख मिलते ही झरोखा बंद होले, जिस तरह से आंखों से आंखें मिलते ही, यानी कि प्रेयसी की प्रियतम से आंखें मिलते ही झरोखा बंद होने का मतलब है घूंघट डाल लिया गया हो, और नूपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद होले, और नूपुर मतलब घुंघरुओं की ध्वनि छन की आवाज से, छम छम की आवाज से हल्के हल्के पहले हल्के की आवाज आए और फिर तेजी से चलते हुए चली जाए, यानी कि मतलब
घूंघट बंद करके प्रेयसी जो है उस स्थान से तेजी से चली गई हो। जिस तरह दुष्ट बोले उस तरह बादल सिमट कर, उसी प्रकार से बादल एकदम सिमट करके आए, चंद्र पर छाए अचानक, और फिर चंद्र पर छा गए, यानी कि घूंघट डाल लिया गया और पानी की हजारों बूंद तब आए अचानक, और उसके पश्चात खूब तेज बारिश होने लगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि तीसरी बार भी उस मुसाफिर ने बूंद के टपकने का यानी कि बारिश का आनंद उठाया, एहसास किया, और फिर क्या हुआ, जैसे ही बूंद टपकी एक नब से, ये जैसे आंख मिलते ही उसने फिर से उस प्रेयसी के दर्शन किए, लेकिन उस प्रेयसी ने तुरंत अपने घूंघट को अपने चंद्रमुख पर डाल दिया, और उसके पश्चात हल्के से वो झरोके से वहां से हट करके तेजी से वहां से उस स्थान से चली गई। उसके नूपुर की ध्वनि जो थी वो तेजी से जाने की आवाज उसकी महसूस हुई, और उस नूपुर की ध्वनि को के सुनने के आनंद को मुसाफिर ने इस तरह उठाया कि मानो जिस तरह से तेज बारिश में उसका तन बदन, उसका पूरा शरीर, उसकी आत्मा, उसका हृदय जो है वो आह्लादित हो गया हो, प्रसन्न हो गया हो। तो ये जो था पूरा बूंद टपकी एक नभ से कि ये कविता की व्याख्या थी। अब मैं सारांश करूंगी, आप देखिए सारांश एक बार, पहले तो हम इसके उपमान के माध्यम से हम सारांश करेंगे। पहले ऐसे देख लें कि आकाश से जब बारिश हुई, अचानक बारिश हुई थी, वो उसमें कोई भी इससे पहले बादल नहीं थे, ना किसी को पृथ्वी पर जो भी वर्षा प्रेमी हृदय था वो ना ऐसी प्रतीक्षा थी, और ना ही कोई वहां पर होने के ऐसा घटना होने का एहसास, अप्रत्याशित घटना थी। तो अचानक जब बारिश हुई तो जो पथिक था या जो जिस पर उस बारिश की बूंदें पड़ी वो व्यक्ति था, वो अचानक ही उसको लगा कि ये बारिश कहाँ से हुई, और उसको वो बारिश ने इतना प्रसन्न किया, उसने अचानक जब देखा बारिश हुई तो उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश और बारिश का जो दोनों का मेल था, जो दोनों का बारिश के जो गिरने से जो मुसाफिर जो था उसका हृदय इस तरीके से प्रसन्न हुआ था, और फिर उसने देखा तो बारिश वास्तव में जो था वहां पर हल्के सी बादल जो थे छाए हुए थे, उससे बारिश हो रही थी, और उसने उस रोमांच को, उस बूंदों के रोमांच को बड़े ही आनंद से लिया और उसको सहन किया, कोई प्रतिक्रिया किए बिना। लेकिन उसके पश्चात फिर उसने दोबारा देखा आकाश की तरफ, तो दोबारा वो फिर उस सम्मोहन में बंध गया, उस आकाश बदरी और मुसाफिर के बीच में जो सम्मोहन था वो जो था वो हो गया था। और उसके पश्चात बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो, और धूप टपकी, बूंद टपकी एक नभ से, और जैसे पथिक छू मुस्कान चौके और घूमे। पथिक ने उस मुस्कान को स्पर्श किया, मानिए इतना महसूस किया जैसे स्पर्श करते हैं, इस तरीके से मैं वो मुस्कान को स्पर्श करने के लिए, उस बारिश को स्पर्श करने के लिए वो चौंका अचानक, और उसके बाद घूम के उसने फिर से देखा, और उस तरह से आंख उसकी जिस तरह हंसती हुई सी आंख चूमी, और वो उस बारिश के इतना नजदीक पहुंच गया था, निकट पहुंच गया था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बिल्कुल नेत्र से, यानी कि बदरी जो है और मुसाफिर जिस पे पड़ा था, आनंद लेने वाला वो व्यक्ति था, वो बहुत ही एक दूसरे के करीब आ गए थे उस आनंद के। और फिर अचानक उसने देखा कि बादल फट चुका था, यानी कि जब उसने आकाश को देखा तो चंद्रमा साफ दिखाई दे रहा था और बादल फट गया था। उसको लगा कि अब वो, उसने उस बादल के दर्शन को भी, उस आनंद को भी प्राप्ति की। लेकिन इसके पश्चात अचानक एक बहुत तेज जो थी बदरी आई, गहरी बदरी आई, और उसके बाद वो बदरी के बाद जो बारिश हुई वो इतनी तेज बारिश थी कि उसने उस पथिक के पूरे शरीर को, आत्मा को और मन को आह्लादित कर दिया था। इसका आप उपमानों के माध्यम से देखिए, जो कवि ने कहा है वो ये कि एक झरोके से एक मुसाफिर जो है वो खड़ा हुआ है, अप्रत्याशित है, वहां पर कुछ भी नहीं है, उसको ऐसा नहीं है कि किसी के दर्शन हो सकते, लेकिन एक बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ एक स्त्री ने झांका। जब उस मुस्कान को देखा, वो अप्रत्याशित थी, तो वो पथिक जो था वो बंद करके रह गया। लेकिन उसके पश्चात उसने देखा कि वो मुस्कान है वो इतनी आह्लादित करने वाली थी। उसने फिर से उसको देखा, उसने उसको जब देखा तो वो तब तक वो जो
मुस्कान जो थी वो दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही नज़दीक और निकटता से महसूस किया उस आनंद को। लेकिन फिर जो है वो उसने शर्मा करके अपने मुखमंडल को ढक लिया और ढकने के पश्चात वो अपने घुंघरूओं वाले ध्वनि के साथ वो वहाँ से तेजी से चली गई। और उस आनंद को पथिक जो था वो बहुत देर तक महसूस करता रहा और उस आनंद को पथिक बहुत देर तक जो है वो आनंद उसका उठाता रहा। तो इस तरीके से विभिन्न उपमानों के द्वारा हमने देखा कि बूंद के टपकने की एक छोटी सी घटना को कवि ने, प्रकृति की छोटी सी घटना को कवि ने उपमानों के माध्यम से किस तरह से हमारे सामने जो है पाठकों के सामने रखा है। तो देखिए इस पूरी कविता में हमने जो काव्य सौंदर्य देखा उसमें भाषा तो हमारी जो है वो सरल खड़ी बोली है। कवि ने, प्रगतिवादी कवियों ने खड़ी बोली में बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है क्योंकि वो आम जन की कविता थी। प्रगतिवादी कविता जो थी, प्रयोगवादी कविता थी, नई कविता थी, वो आम व्यक्ति की कविता थी। तो ये हमारे कवि जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, इन्होंने बहुत ही सरल और सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और रस जो है इसमें श्रृंगार रस है। छंद के रूप में हम देखते हैं कि इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और छंद जो है वो मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। देखिए इसकी राइमिंग स्कीम हम देखेंगे कि इसमें बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर, अगर हम इसकी मात्राओं को गिनते हैं तो इसमें जो है मुक्तक छंद है ए बी ए, उसके बाद फिर से अलग आ गया सी डी सी और ए, इस तरीके से। तो ये मुक्तक छंद है। तो हम इसमें छंद देखते हैं, ये मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखते हैं। अलंकार में इसमें 3 अलंकारों का मुख्यतः प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा। देखिए अनुप्रास अलंकार जो है हमारा किसी को कस, इसमें अनुप्रास अलंकार है। काका की आवृत्ति हुई है, रोमांच रोके, रारा की आवृत्ति हुई है। इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। उपमा अलंकार बार बार आ रहा है, जैसे 2-3 बार आया, जब भी जैसे आंख मिलते ही, जैसे हंस दिया हो, इस तरीके से जिस तरह द्रुत छंद होले। तो यहाँ पर जो है वो हमने उपमा अलंकार देखा, तुलना की गई है तो उपमा अलंकार है, उपमानों के माध्यम से तो किया ही है। और इसमें मानो और जानू शब्द तो नहीं है, लेकिन उत्प्रेक्षा इस तरह से है कि बूंद टपकी एक नभ से के मानो जैसे किसी ने झुककर झरोके से, के जैसे हंस दिया, कि मानो किसी ने झरोके से झुक करके हंस दिया हो। तो यहाँ पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार भी देखते हैं। जिस तरह से जब भी जैसे शब्द आया है उसके पीछे मानो भी स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से उपमानों का प्रयोग करके उन्होंने मनहु जनहु शब्दों का प्रयोग किए बिना उपमानों का प्रयोग किया है। लेकिन अगर ये मानो शब्द जो है इसमें छिपा हुआ है स्पष्ट रूप से, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कवि ने अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति जो है वो लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण जो है वो प्रसाद है और माधुर्य गुण जो है इसमें परिलक्षित होते। भाषा खड़ी है। प्रयोगवादी कविता है। विभिन्न उपमानों के माध्यम से कवि जो है प्रकृति की छोटी सी घटना को क्या कर रहा है, उसने एक बहुत ही सुंदर कविता को हमारे समक्ष रखा है। ये कविता हम देखेंगे सप्तक के ये दूसरे सप्तक में प्रकाशित हुई है ये कविता। और प्रयोगवादी कविता के इसमें विभिन्न नए उपमानों का प्रयोग करना, ये प्रयोगवादी कविता का एक लक्षण था, विशेषता थी इसकी। तो उसमें ये जो कवि जो है खरे उतर रहे हैं। अब हम देखें कि इस कविता के बाद हम जो है गृह कार्य ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कविता का सारांश उपमानों के आधार पर लिखें। जो मैंने अभी आपको बताया, उपमानों के आधार पर कविता का सारांश किस तरीके से कि जो है एक बार घूंघट जो है स्त्री झरोके से देख रही है कोई प्रेयसी जो है, कभी जो फूल जो आ रही है, तो वो मानिए उसने अपना घूंघट हटा दिया है। तीसरी बार में वो द्रुत छंद होकर के चली गई है। विभिन्न जब तेज बारिश हुई है तो इस तरीके से कवि ने
उपमानों का प्रयोग किया है। दूसरा हम जो है प्रश्न लेंगे इसमें, मिश्र जी किस काल के कवि थे। तो मिश्र जी किस काल के कवि थे, तो हम देखेंगे मिश्र जी जो है हमारे प्रयोगवादी और नई कविता के बीच के कवि थे। लेकिन कुछ जो हैं वो आलोचक इनको प्रयोगवादी कवि मानते हैं, क्योंकि इनके जो लक्षण हैं कविता की, जो इनकी कविता लिखी है उसके, वो जो है विशुद्ध जो है वो प्रयोगवादी है, इसलिए इन्हें प्रयोगवादी कवि मुख्य रूप से माना जाता है। और कुछ लोग इसे नई कविता का भी इन्हें मानते हैं, तो ये नई कविता के कवि भी कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रयोगवादी कवि हैं। अगला हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, मैंने प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं आपके समक्ष इस पे देखिए लिखी है, बोर्ड पर देखते हैं कि इसमें अति यथार्थवादी दृष्टिकोण है। इन कविताओं में अति यथार्थवादी दृष्टिकोण है, क्योंकि जो हमारा छायावादी युग था, छायावादी युग में बहुत ही ज्यादा कवि बहुत ज्यादा काल्पनिक हो गए थे, और कल्पनाओं का रस, छंद, अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था छायावादी कवियों के द्वारा। वही जो पारंपरिक उपमाएं थी, पारंपरिक अलंकार थे, पारंपरिक, इन पे ज्यादा लिखा था। लेकिन यहाँ पे कवि जो है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण रख रहे हैं, और व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह है, क्योंकि ये जो समय जो था ये स्वतंत्रता का समय था, और स्वतंत्रता के समय जो है हर व्यक्ति जो था वो अपना जो व्यवस्थाएं थी, अंग्रेजों का शासन काल था, वो बहुत ही ज्यादा पीड़ा पहुंचाने वाला था। जो परंपरा, जो परतंत्रता का समय था, वो हर भारतवासी को बहुत पीड़ा पहुंचा रहा था। तो उस व्यवस्था के प्रति आक्रोश था, तो वो साहित्य में भी आया, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। और अगला आता है उपमानों एवं प्रतीकों की नूतनता। तो वो इस पूरी कविता में परिलक्षित होती, नए नए उपमानों के माध्यम से कवि ने कविता को लिखा है। और व्यक्तिवाद है, हर व्यक्ति अपने अपनी सोच को लेकर के चल रहा था उस समय। वो दौर इस तरीके का था कि हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच को लेकर के चल रहा था। अब हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि बूंद टप की एक नब्ज से कविता जो है वो प्रयोगवाद की किस विशेषता को समेटे है। तो हम इसमें लिख देंगे कि नूतन उपमानों एवं प्रतीकों की नूतनता। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कवि ने बूंद के टपकने के का जो है वो पहला उपमान जो है वो किसको लिया है। तो वो हम देख रहे हैं कि जैसे हंस दिया हो किसी ने झुककर झरोके से, कि जैसे हंस दिया हो, ये पहला उपमान है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि दो अन्य उपमान कौन कौन से हैं उसमें, जिस पूरी कविता में जैसे आया है। देखते हैं कि जिस तरह हंसती हुई सी आंख चूमे, उस तरह मैंने उठाई आंख। तो और अंत में जो है ये देखिए कि जैसे आंख मिलते ही झरोका बंद हो गई। तो ये आपकी पूरी कविता, ये गृह कार्य है। आप लोग इस गृह कार्य को करें अच्छे से और कविता को पढ़ें। धन्यवाद।